तो बच्चों जैसे मैंने लास्ट वीडियो में देखा, लास्ट टॉपिक था 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। 746 वॉट। इसके अलावा नेक्स्ट मुझे बताना चाहिए यूनिट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वॉट। तो एक यूनिट होती है जिसको अपन बोलते हैं किलोवाट आवर। व्हाट इज किलोवाट आवर? It is the unit of energy. Unit of energy. One or simple kilowatt hour. This is what unit of energy. ये जो किलोवाट आवर है ये क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी। और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 1 किलो। किलो मीन्स 1000। तो 1000 वॉट आवर। आवर मीन्स व्हाट? 3600 सेकेंड। मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ वॉट इंटू सेकेंड। बच्चों मैंने पहले बताया था आप लोग को 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वॉट। जब पावर की यूनिट बता रहा था मैं, उस वक्त पावर की जब मैंने यूनिट बताई थी आपको, उसी वक्त मैंने बोला था आपको ऐसा यूनिट ऑफ पावर जूल्स पर सेकेंड और वॉट। तो एक्चुअली में 1 watt is equal to 1 joule per second. Means 1 joule is equal to 1 watt into second. इसका मतलब is equal to 3.6 into 10⁶. Watt into second means what? Joule. Means 1 kilowatt hour means 3.6 into 10⁶ joule. ये जो यूनिट है ये यूनिट डेफिनेटली एनर्जी की है। आप देख लीजिएगा वहां पर जूल्स में आ गई है। मतलब दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। एक और बात बच्चों, ये जो किलोवाट आवर है ना, इसको ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी बोलते हैं। और 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर। अच्छा, अपन अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में इसको सिंपल यूनिट भी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आपका, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो होता है वो यूनिट्स में होता है। आप बोलते हैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, तो बोलते हैं 10 यूनिट, 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स का मतलब 10 किलोवाट आवर। 10 किलोवाट आवर का मतलब ये हुआ कि आपने 1000 वॉट का जो बल्ब है, 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट, उसको आपने 1 आवर तक जलाया। या 1000 वॉट की जो प्रेस है उसका यूज किया 1 आवर तक। या 1000 वॉट इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज की है 1 आवर तक। 1 यूनिट का मतलब ये होता है। तो एक्चुअली में 1 यूनिट मतलब 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और उसी को हम लोग बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। तो दिस इज व्हाट यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट बच्चों, कोलिजन। कोलिजन, व्हाट इज कोलिजन? द म्यूचुअल इंटरेक्शन between the two bodies is called collision. The mutual interaction between the two bodies is called collision. एक बॉडी के कारण दूसरी बॉडी की वेलोसिटी ऊपर यदि इफेक्ट होता है तो उसको अपन बोलते हैं कोलिजन। अब ये कोलिजन जो होता है ये भी 2 तरीके का होता है। इसमें से एक होता है इलास्टिक कोलिजन
इलास्टिक और सेकंड होता है इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन जो होता है उसमें लीनियर मोमेंटम प्लस एंड काइनेटिक एनर्जी ये दोनों कंजर्व रहती है, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में केवल लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब है कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to total linear momentum after collision. Similarly, kinetic energy conserved, that means total kinetic energy before collision is equal to total kinetic energy after collision. So collision, types of collision, elastic and inelastic. इलास्टिक कोलिजन में बच्चों जो बॉडीज होती हैं वो अलग अलग आकर एक दूसरे से कोलिजन करती हैं और फिर कोलिजन के बाद भी बॉडीज सेपरेट हो जाती है। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन के बाद बॉडीज जो है वो कंबाइंड होकर मूव करती है विद कॉमन वेलोसिटी। तो हमको सेपरेट सेपरेट पढ़ना पड़ेगा इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। देखो ये जो अपन बात कर रहे हैं मैक्सिमम कोलिजन जो है वो इन इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में केवल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में और साउंड एनर्जी के फॉर्म में। और प्रैक्टिकली बच्चों आपने देखा है कि जब भी कोलिजन होता है, कभी भी दो बॉडीज टकराती हैं, कोलिजन होता है तो भड़क करके आवाज आती है, मतलब साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बल्कि कई बार तो उनके कोलिजन से वो बॉडीज केवल साउंड नहीं प्रोड्यूस करती बल्कि वहां पर फायर भी प्रोड्यूस होता है स्पार्किंग के फॉर्म में। आपने कई मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि यदि बस है और किसी पोल से बढ़ती हुई जा रही है तो वहां पर कोई चिंगारियां उड़ती जाती है, तो हीट भी प्रोड्यूस होती है, बॉडीज गर्म हो जाती है। तो वो जो गर्म हो रही है एक्चुअली में हुआ ये कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में और साउंड एनर्जी में, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वो कंजर्व नहीं होती। कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और उसका कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में। ऐसा होता है इन इलास्टिक कोलिजन में। तो मैक्सिमम पूरे कोलिजन इन इलास्टिक हैं, कोई भी कोलिजन सही मायने में इलास्टिक नहीं है, इलास्टिक कोलिजन नहीं है। पर फिर भी जो आइवरी बॉल्स होती हैं, हाथी के दांत की जो बॉल्स होती हैं, उनके कोलिजन को मान लेते हैं इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि वो लगभग वैसा बिहेव करती है। बल्कि मैं समझाने के लिए बिलियर्ड्स गेम जो है उसमें जो बॉल्स होती है उनका भी एग्जांपल लेने वाला हूं, और इवन मैं तो कैरम बोर्ड जो है उसकी कॉइन्स का भी एग्जांपल दूंगा। पर सही मायने में ये सब इन इलास्टिक कोलिजन ही है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है। अब अपन को देखना होगा वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। तो मान लीजिए बच्चों इसमें एक ये बॉडी है, मास है m1 और इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी u1, सेकंड बॉडी उसका मास m2, उसकी वेलोसिटी u2। ये सारी बात जो मैं बोल रहा हूं ये है बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन।
लेकिन कोलिजन के बाद ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकंड बॉडी, और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v1 और इसकी वेलोसिटी v2। ये जो कुछ भी बात बता रहा हूं मैं, ये आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो जैसा हमने बोला है कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to total linear momentum after collision. Total linear momentum before collision is equal to total linear momentum after collision. अब total linear momentum before collision क्या होगा, तो फर्स्ट बॉडी का linear momentum क्या होना चाहिए, m1 u1, सेकंड बॉडी का क्या होना चाहिए, m2 u2। भाई लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। बिफोर कोलिजन अपन बोलेंगे टोटल लीनियर मोमेंटम मींस लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी। अब टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो फर्स्ट बॉडी का होना चाहिए m1 v1, सेकंड बॉडी का होना चाहिए m2 v2। यदि मैं चाहूं बच्चों तो इसमें ये m1 वाली टर्म्स को एक साइड कर सकता हूं, तो m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू, ये m2 उस साइड जाएगा तो माइनस m2 u2 प्लस m2 v2 ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब है m1 कॉमन निकल गया तो u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस m2 कॉमन निकालो तो ये जाएगा u2 माइनस v2, और सपोज ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। मैं माइनस साइन निकाला तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब हमको मालूम है टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो रही है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी कंजर्व हो रही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन जाएगा हाफ m2 u2 स्क्वायर प्लस हाफ m1 u1 स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। This is what kinetic energy of first body before collision. This is what kinetic energy of second body before collision. This is what kinetic energy of first body after collision. This is what kinetic energy of second body after collision. यहाँ पर हाफ बच्चों कॉमन निकलेगा और कैंसिल हो जाएगा। फिर m1 वाली टर्म्स को एक तरफ कर दो और कॉमन निकाल दो, तो ये हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। देखो m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर, m1 कॉमन निकल आएगा, इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर दो राइट साइड, m2 को कॉमन निकालो तो v2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। इसका मतलब है ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। यदि हम इक्वेशन 2 को डिवाइड करें 1 से तो m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन m1 इंटू
u1 माइनस v1, इस इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड को जाएगा इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन m2 into u2 minus v2 माइनस माइनस साइन लिखा, बल्कि मैंने माइनस क्यों निकाला मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मैंने क्यों जबरदस्ती कर दिया। ज्यादा बेटर है कि अभी थोड़ा प्लस ही निकालो, क्योंकि जो मुझे चाहिए है वो वैसे ही आएगा। जब हमने ट्रांसफर किया था तो ये क्या था m2 v2 माइनस m2 u2, अब m2 को कॉमन निकालोगे तो v2 माइनस u2 और इसको इक्वेशन नंबर 1। जब हमने डिवाइड किया है इक्वेशन 2 को 1 से, तो लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है, राइट हैंड साइड में हो जाएगा यहाँ पर m2 और ये हो जाएगा v2 माइनस u2, v2 माइनस u2, ये ठीक है, ये ठीक है। ऐसा करने से m1 m1 कैंसिल, m2 m2 कैंसिल, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a माइनस b इंटू a प्लस b अपॉन u1 माइनस v1, यहाँ पर हो जाएगा v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब अपने पास में बचा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। अब ट्रांसफर करेंगे तो जाएगा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू, वहां ट्रांसफर होगा तो v2 माइनस v1, इसी को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों u1 माइनस u2 इज इक्वल टू, माइनस साइन को कॉमन निकालेंगे तो जाएगा माइनस ऑफ v1 माइनस v2, ये आएगा। ये क्या आ रहा है, वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज बिफोर कोलिजन, और ये क्या आ रहा है, वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटी डिफरेंस को ही तो अपन रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, मतलब ये क्या लिखा है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ये लिखा है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और माइनस का मतलब जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, तो जितने वेलोसिटी डिफरेंस है बॉडीज आकर कोलिजन करेंगी, जितनी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वेलोसिटी डिफरेंस होगा, सेम वेलोसिटी डिफरेंस से ही एक दूसरे से दूर जाएंगे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। यदि पास में आके कोलिजन किया था तो अपोजिट जाएंगे, तो माइनस का मतलब ये। अब u1 माइनस u2 का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी between the two bodies before collision is equal to relative velocity between the two bodies after collision। ये बच्चों मैं क्यों कर रहा हूं, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि हम वो जो v1 v2 है कोलिजन के बाद, उन बॉडीज की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v1 v2 वो फाइंड करना चाहते हैं। मान लीजिए सपोज तेजी के साथ में दो कार आ रही थी और वो टकरा गई, टकराने के बाद वो कार डैमेज हो गई और एक दूसरे से दूर चली गई, स्पीडोमीटर उनका बंद हो गया। अब कैलकुलेशन करना है कि ये कार जब कोलिजन के बाद उनकी क्या वेलोसिटी रही होगी, तो हमको उन कार के मासेस पता होने चाहिए और कोलिजन से पहले उनकी वेलोसिटी कितनी थी वो पता होना चाहिए। तो फिर हम कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी क्या रही होगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं v1 और v2 की वैल्यू, क्योंकि अभी अपन जब इसमें करने वाले हैं वो फॉर्मूला मिलने वाला है अपन को। तो मेन मकसद अपना वही है v1 और v2 की वैल्यू को फाइंड करना। इसमें हमको पता रहता है m1 m2 u1 u2, मतलब मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, मास ऑफ सेकंड बॉडी। u1 का मतलब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी बिफोर कोलिजन, u2 का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी बिफोर कोलिजन।
और V1 और V2 हमको फाइंड करना होता है। तो वो V1 V2 फाइंड करने के लिए एक्चुअली हम ये सब करना पड़ता है, पूरे कॉन्सेप्ट लेकर चलना पड़ता है। पर इस पूरे कॉन्सेप्ट में अपन को एक चीज और मिल रही है, velocity, relative velocity between the two bodies before collision is equal to relative velocity between the bodies after collision minus means in opposite direction. तो ये जो बच्चों इक्वेशन मिला आपको, relative velocity between the two bodies before collision is equal to minus of relative velocity of two bodies after collision. माइनस का मतलब इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें वापस इसको सॉल्व करें यदि हम, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया है, इसको 1, इसको 2 और इसको 3। यदि हम सॉल्व करते हैं इसको वापस से u1 minus u2 is equal to माइनस को वापस माइनस v1 plus v2, माइनस v1 को ट्रांसफर कर दीजिए तो प्लस v1। तो इस तरीके से v2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको v1 के टर्म्स में। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो सिंगल अननोन हो जाएगा v1 और आपको v1 के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए बाय इक्वेशन 1 एंड 4। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि इक्वेशन 1 क्या था, m1 u1 minus v1 इज इक्वल टू, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू ये जाएगा m2 इंटू v2 की जगह वैल्यू रख दो u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस u2। इस v2 की जगह वैल्यू रख दी मैंने पूरी, माइनस u2 था तो वो लिख दिया। अब यदि आप देखें तो ये जाएगा m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2, राइट। ये जो v1 वाली टर्म है उनको एक तरफ कर दीजिए आप और बाकी सबको एक तरफ। इसमें ध्यान दीजिए ये ऐड हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको मिलेगा m1 u1 माइनस m2 u1 और ये माइनस m2 u2 माइनस m2 u2 मींस माइनस ट्वाइस ऑफ m2 u2। लेफ्ट साइड पे लाओगे तो प्लस 2 m2 u2 और राइट साइड में हो जाएगा, देखो ये m1 v1 आ जाएगा राइट साइड में तो प्लस, और यहाँ पर ऑलरेडी m2 into v1 है। यहाँ पर u1 को कॉमन निकाल लो तो जाएगा m1 माइनस m2 into u1 प्लस 2 m2 into u2 इज इक्वल टू v1 को कॉमन निकाल लो तो m1 प्लस m2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो m1 प्लस m2 को, तो ये जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 into u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 into u2 is equal to of v1। मतलब यदि टू बॉडीज जिनका कोलिजन हो रहा है तो उनके मासेस आपको पता है और कोलिजन से पहले उनकी वेलोसिटीज पता है u1 u2, तो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी होगी फर्स्ट बॉडी की आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जबकि किसी v1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में भी आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो उससे v2 की वैल्यू आ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, सब्स्टिट्यूट v1 इन इक्वेशन 4, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो u1 माइनस u2 प्लस v1 की वैल्यू उठाकर यहां रख दीजिए तो क्या होगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 into u1 प्लस
2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ये पूरी v1 की जो वैल्यू थी उसको यहां रख दिया, इज इक्वल टू v2, इज इक्वल टू v2। अब इसमें ये u1 वाली जो टर्म्स हैं उसमें से u1 कॉमन निकाल दो और u2 में से u2 कॉमन निकाल दो, सॉल्व कर दो। तो ये जाएगा 1 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। और इनमें से u2 को कॉमन निकालो, इसमें से तो प्लस u2 को कॉमन निकालो तो ये बचेगा 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 और ये u2 भी कॉमन निकलेगा तो -1 इंटू ऑफ u2 इज इक्वल टू v2। भाई इसमें से और इसमें से मैंने u2 को कॉमन निकाल लिया, पॉजिटिव वाली वैल्यू को पहले लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये जाएगा m1 प्लस m2 एलसीएम आएगा, तो ये आएगा प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस यहां पर जाएगा m1 प्लस m2, ये जाएगा 2m2 माइनस m1 माइनस m2 जाएगा इंटू u2 इज इक्वल टू v2। यहां पर आप ध्यान दें m2 m2 कैंसिल, तो ये जाएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 और यहां पर जाएगा प्लस 2m2 माइनस m2 मींस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ऑफ u2 इज इक्वल टू ऑफ v2। तो ये v1 का फॉर्मूला था, वो इसमें यदि आप माइनस साइन को कॉमन निकाल लें, यदि माइनस को कॉमन निकाल लें माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये क्या जाएगा फिर m1 माइनस m2, m1 माइनस m2। तो आपको फॉर्मूले याद करने में आसानी होगी। अभी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर डिस्कशन करता हूं तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये इलास्टिक कोलिजन में जो आपने इक्वेशंस ड्राइव किए v1 v2, इन इक्वेशंस पे भी आप ध्यान से देखें तो बहुत इजीली आप इनको याद कर सकते हैं। ये इक्वेशंस काफी सिमिलर है। v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ऑफ u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ऑफ u2। ये v1 है। v2 का फॉर्मूला देखो, तो v2 के फॉर्मूले में 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ऑफ u1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। यदि आप इन फॉर्मूलों को ध्यान से देखें तो काफी सिमेट्री है इनमें। What is v1 velocity of first body after collision? What is v2 velocity of second body after collision? v1 v2 फाइंड करने के लिए आपको रिक्वायर्ड है दोनों बॉडीज के मास और उनकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। यहाँ जो u1 का कोएफिशिएंट था v2 केस में यही u2 का कोएफिशिएंट है, और जो यहाँ u2 का कोएफिशिएंट था वो यहाँ u1 का है, बस m2 की जगह m1 हो गया और प्लस की जगह मास और माइनस। तो ये फॉर्मूले आपको याद करना आसान है। अब इसमें डिफरेंट केस बनते हैं बच्चों, जिन टू बॉडीज का कोलिजन हो रहा है। फर्स्ट केस, इफ मान लीजिए ये अपने को डिस्कस करना है और इसमें ये मान लें कि सेकंड बॉडी जो रेस्ट में है, लाइक u2 इज इक्वल टू 0,
मतलब कोलिजन से पहले सेकंड बॉडी रेस्ट में और फर्स्ट बॉडी आकर कोलिजन कर रही है, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? तो सपोज u को मैंने 0 बोला तो उससे v1 की वैल्यू हो जाएगी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू ऑफ u1। और v2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू ऑफ u2। ये अब इसमें डिफरेंट केस, मान लीजिए फर्स्ट केस इफ m1 इज इक्वल टू m2, जिन टू बॉडीज में कोलिजन हो रहा है, मान लीजिए उनके मासेस इक्वल है और उनमें कोलिजन हो रहा है, ऐसा कौन सा केस हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि आपका फ्रेंड साइकिल पर खड़ा है और आप पीछे से साइकिल चलाते हुए उससे जाके भिड़ गए, या कैरम बोर्ड पर अपन बोलते हैं कि स्ट्राइकर रखा हुआ और आप स्ट्राइकर से ही मार रहे हो उसको, दोनों मास सेम है। या स्नूकर में देखा होगा आपने, बिलियर्ड्स गेम में जो बॉल्स होती हैं मास इक्वल रहते हैं, एक बॉल रखी है और दूसरे साथ उसको चोट दे रहे हैं, तो क्या होगा उस कंडीशन में? तो आप यहाँ पर वैल्यूज रखकर देख लीजिए और मुझे समझाना है, तो मुझे मास इक्वल लेना है। तो मान लीजिए मास मैंने 5 kg बोल दिया, तो 5 माइनस 5 0, मतलब v1 की वैल्यू 0 आ गई। और यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5, 2 इंटू 5 मतलब 10 और 5 प्लस 5 मतलब 10, तो 10 10 कैंसिल, तो v2 इज इक्वल टू u2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल मास की यदि बॉडीज हैं और कोलिजन से पहले सेकंड बॉडी रेस्ट में थी और फर्स्ट बॉडी जाकर उससे कोलिजन कर रही है, बच्चों यहाँ पर ये फॉर्मूले में u1 था यहाँ पर, तो v2 इज इक्वल टू u1। फर्स्ट बॉडी जाकर u1 वेलोसिटी से कोलिजन कर रही है, दोनों के मास इक्वल है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? फर्स्ट बॉडी जो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब आफ्टर कोलिजन ये फर्स्ट बॉडी रुक जाएगी और सेकंड बॉडी जो है वो मूव करेगी, कितनी वेलोसिटी से? जिस वेलोसिटी से फर्स्ट बॉडी ने जाकर कोलिजन किया था, मतलब u1 से। और ये प्रैक्टिकली आप लोग देखते हैं, यदि आप लोग प्रैक्टिकली देखें, बिलियर्ड्स गेम में बॉल रखी रहती है और दूसरी बॉल से वो हिट करते हैं, तो जो बॉल जाकर हिट करती है वो वहीं रुक जाती है और जिसको हिट करती है वो मूव कर जाती है सेम वेलोसिटी से। अरे वो प्रैक्टिकली तुम लोग गेम खेलते ना, कंचे का कांच के रहते हैं, उसमें भी यही रहता है, कंचे को कंचे से मारते हैं तो आपने देखा होगा जब चोट लगती है तो जिससे मारते हो वही रुक जाता है, वो जो जिसको लगी वो चढ़ जाता है, उछल जाता है सेम वेलोसिटी से। तो ये केस होता है। इसका मतलब बच्चों इसमें क्या हुआ कि कोलिजन से पहले फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ m इंटू u1 स्क्वायर, हाफ m इंटू u1 स्क्वायर। सेकेंड बॉडी की कितनी थी काइनेटिक एनर्जी? कोलिजन से पहले 0, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ? फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई और सेकेंड बॉडी कितनी हो गई? हाफ m इंटू u1 स्क्वायर। जितनी फर्स्ट की थी उतनी सेकेंड की हो गई, मतलब मान लीजिए इसकी टाइम जूल थी, इसकी 0 जूल थी, तो कोलिजन के बाद इसकी फर्स्ट की 0 हो गई और सेकेंड की टाइम जूल, मतलब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई। तो यही वो केस है जिसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होती है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इलास्टिक कोलिजन में in which case the maximum kinetic energy will be transferred when the masses of the bodies are equal, जब बॉडीज के मास कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। बाकी रहा सवाल सेकंड, इफ
m1 is greater than m2, जो सेकंड बॉडी रुकी हुई थी फर्स्ट जो आकर कॉलिजन करी उसका मास ज्यादा है। मतलब आप ऐसा समझ लें कि कैरम बोर्ड पे कॉइन रखी हुई है और आप स्ट्राइकर से मार रहे हो, या रास्ते में कोई साइकिल वाला खड़ा था और आपने अपनी स्कूटी से उसको ले जाकर भिड़ दिया, तो साइकिल वाला रुका हुआ था, आपने स्कूटी से भिड़ दिया उसको, तो फर्स्ट बॉडी जो है उसका मास ज्यादा है, जो सेकंड बॉडी जो खड़ी थी उसका मास कम है। कॉलिजन के बाद क्या होगा तो आप निकाल सकते हो, समझ सकते हो। समझने के लिए इसका मास ले लीजिए 10, इसका 5, सब्स्टिट्यूट करके देखिए 10 माइनस 5, देखो इसी को मैं ऐसा कर सकता हूं v1 अपॉन u1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा बोल सकता हूं मैं। और इसको बोल सकता हूँ v2 अपॉन u2 अपॉन u1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा बोल सकता हूँ। अब इससे आप समझे फर्स्ट बॉडी का मास ज्यादा है, सेकंड का कम, मान लीजिए 10 इसका 5, रख कर देखो 10 माइनस 5, 10 प्लस 5 15, न्यूमरेटर में 5 डिनोमिनेटर में 15, मतलब राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसे ही होगा, न्यूमरेटर लेस होगा डिनोमिनेटर से, मतलब v1 जो है वो लेस हो जाएगा u1 से, v1 लेस हो जाएगा u1 से। और सेकंड के लिए यहां पर तो देखो 2 into 10 20 और नीचे 10 plus 5 15, 20/15 मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो राइट हैंड साइड में जब न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से तो लेफ्ट हैंड साइड में भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर, मतलब v2 ग्रेटर होगा u1 से, v2 ग्रेटर होगा u1 से। अब इसका मतलब समझे कि ये सेकंड बॉडी है और ये फर्स्ट बॉडी जाकर कॉलिजन कर रही है और फर्स्ट का मास ज्यादा है u1 वेलोसिटी से, और ये तो रुकी हुई थी कॉलिजन से पहले। कॉलिजन के बाद क्या होगा, जो फर्स्ट बॉडी जाकर कॉलिजन कर रही है उसकी वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी से कॉलिजन की थी उससे कम हो जाएगी, पर मूव करेगी, वो मूव करेगी, v1 की वैल्यू जो रहेगी वो डिक्रीज हो जाएगी, u1 से कम हो जाएगी। और सेकंड जो थी वो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो फर्स्ट ने जितनी वेलोसिटी से कॉलिजन किया था उससे भी ज्यादा हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी। तो ये प्रैक्टिकली देखते हो आप लोग, कैरम बोर्ड पर यदि कॉइन्स रखी रहती हैं और आप स्ट्राइकर से मारते हो तो कॉलिजन के बाद आपने देखा होगा स्ट्राइकर मूव करता है पर उसकी वेलोसिटी पहले जितनी थी उससे कम हो जाती है, लेकिन कॉइन को आपने देखा होगा जिस वेलोसिटी से स्ट्राइकर स्ट्राइक करता उससे भी ज्यादा हो जाती है, तो ये वो वाला केस है। थर्ड मतलब यदि साइकिल वाला खड़ा है और जावेरी तुमने जाकर वो स्कूटी से ले जाकर उसको भिड़ दिया, तो भिड़ने के बाद तुम्हारी स्कूटी की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी पहले से, लेकिन साइकिल वाला जो है वो उछट जाएगा, कितनी वेलोसिटी हो जाएगी उसकी, जिस वेलोसिटी से स्कूटी भिड़ी है उससे भी ज्यादा वेलोसिटी से उछल जाएगा, चिल्लाएगा वो। थर्ड केस अब इसमें m1 की वैल्यू मैं बोलता हूं लेस देन m2, जिन टू बॉडीज में कॉलिजन हो रहा है उसमें फर्स्ट का मास कम है सेकंड का ज्यादा, इसका मतलब ये ऐसा और ये छोटा, ये अब ये जाकर कॉलिजन कर रहा है, ये तो रेस्ट में था, ये u1 वेलोसिटी जाकर कॉलिजन कर रहा है, कॉलिजन के बाद क्या होगा। तो यदि आप इसको समझना चाहते हो इसको 5 ले लो, इसको 10, क्योंकि ये ज्यादा हो रहा हो, यहां वैल्यू रखकर देखो
5 minus 10 minus 5, 5 plus 10 15, मतलब न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से और साथ में नेगेटिव भी है। यहां भी ऐसे होगा, v1 लेस होगा u1 से, v1 लेस होगा u1 से और साथ में नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर सेकंड में यहां वैल्यू रख कर देखो 2 into 5 10 और नीचे 5 plus 10 15, मतलब 10 by 15, न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी न्यूमरेटर लेस हो जाएगा डिनोमिनेटर, मतलब v2 इट इज लेस देन u1, लेकिन पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए फुटबॉल रखी हुई है और प्लास्टिक बॉल से आप हिट कर रहे हो, तो प्लास्टिक बॉल जब टकराएगी, प्लास्टिक बॉल मतलब उसका मास कम है, फुटबॉल का मास ज्यादा है, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, फुटबॉल थोड़ी सी हिल जाएगी, आगे चल जाएगी, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितनी वेलोसिटी से फर्स्ट बॉडी स्ट्राइक की है उससे कम रहेगी, मतलब थोड़ा मूव कर जाएगी पर कम वेलोसिटी से। और फर्स्ट बॉडी के साथ क्या होगा, उसकी भी वेलोसिटी कम हो जाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब रिबाउंड हो जाएगी, वापस बैक, इस पर जाके टकरा के वापस बैक जाएगी। और ऐसा आप लोग प्रैक्टिकली भी देखते हो, कि पता चला कार खड़ी थी और आपने जाकर अपनी स्कूटी से उसको भिड़ दिया या साइकिल से भिड़ दिया, तो कार को तो हल्का धक्का लग के आगे चले गई और आपके साथ क्या हुआ, रिबाउंड बैक। कितनी वेलोसिटी है, जितनी वेलोसिटी से आपने कोलिजन उससे कम। तो बच्चों ये पूरा मैंने डिस्कशन किया है आपसे वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा आपसे टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। तो अभी तो अपन यहीं तक देखते हैं।